लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था वर्क डन बाय ए फोर्स. हाउ इट वाज डिफाइंड? F डॉट ds. ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है. ये सपोज ब्लॉक है, ये फोर्स लग रहा है F और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds. सपोज दोनों के डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना है? थीटा. एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, बहुत टाइम भी हो गया. बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट है F ds cos थीटा. जिसने नहीं लिखा फिर से लिख सकते हो, जिसने लिख लिया ठीक है. थीटा इज एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड ds वेक्टर. अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल वर्क डन निकालना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट दिस. अब थोड़ी सी इस पे बात करते हैं. अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा एक्यूट एंगल है, तो उस केस में ये cos थीटा पॉजिटिव होगा. ये F और ds तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया है, तो वर्क डन बाय ए फोर्स पॉजिटिव हो गया. अगर थीटा 0 है, ये सब बताया था मानसी. थीटा इज ऑब्ट्यूज यस सर बताया था. और Yes, थीटा sir, 90 बताया था. डिग्री है तो 0 वर्ग. 0 होगा. 0 वर्ग. तो ये ध्यान में रखना. फिर केस 1 लिया था, एक स्पेशल केस. ये लिया था क्या? इफ F इज कांस्टेंट. अगर फोर्स लिया था. वेक्टर कांस्टेंट है, इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds F वेक्टर को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है. ds वेक्टर सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड करेंगे छोटी छोटी को, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट s. एक स्पेशल केस है ना, इफ F इज कांस्टेंट. और इसी को हमने ऐसे लिखा था F इंटू s इंटू कॉस थीटा. थीटा क्या है? F और s वेक्टर के बीच का एंगल है. यहां तक में किसी को दिक्कत? अच्छा एक बार चीज फिर से समझा देता हूँ, ये वाला टर्म को कैसे लिखते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट s. और ऐसे सवाल होंगे तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज वेक्टर में करवा चुके थे. फोर्स विल बी गिवन. तुम्हारे बुकलेट में ऐसे सवाल होंगे वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें आता है तो तुम खुद से सॉल्व करोगे. इसी को हम लिखते हैं F s cos थीटा. सपोज किसी केस में थीटा दिया हुआ, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ F और s, तो F का मैग्नीट्यूड, s का मैग्नीट्यूड और cos थीटा. ठीक है. अब इसको और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. इसको लिख सकते हैं F इंटू s cos थीटा. s cos थीटा क्या है? तो इसको एक्सटेंड कर दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो s ये है तो s cos थीटा ये हो जाएगा. और इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ s along फोर्स. तो इसको बोलेंगे फोर्स. ये इंटू क्रॉस वाला नहीं है, अलजेब्रा वाला इंटू है. और s cos थीटा को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along फोर्स, है ना.
कोई कहेगा सर ये तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा को एफ के साथ जोड़ देते हैं इनटू एस। फिर से बोल रहा हूं ये क्रॉस प्रोडक्ट लाइन 2 नहीं है, अलजेब्रा लाइन 2 है, क्योंकि ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। एस कॉस एफ कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं? तो देखो एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एस पे, एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सो दिस इज एफ कॉस थीटा। तो दिस इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ एफ along displacement into displacement का magnitude। इसको समझने के लिए मैं बताता हूं कि देखो f का दो कंपोनेंट है बच्चों, एक along displacement है जिसके कारण वर्क हो रहा है, और एक फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये और इसके कारण वर्क नहीं होगा, है ना। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं f का ये कंपोनेंट वर्क कर रहा है और ये कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला कंपोनेंट f cos थीटा इंटू s। बात समझ में आ गई? यस सर। अथर्व पारिक, सब देखो एक सवाल लेते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बेसिक सवाल है, इसको अच्छे से समझो। एक वर्टिकल प्लेन में एक ऐसा ट्रैक है, जैसे ये सोचो कि तुम बचपन में पार्क में जाते थे और ऐसे स्लाइडर पे जाते थे, बड़ा आर्बिट सा शेप है, तुम यहाँ पे बैठ गए और स्लाइड करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गए। मैं समझाता हूँ कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये अभी ट्रैक जो है वो स्मूथ बना दिया हूं। तो ये ब्लॉक यहां से यहां आ रहा है, किसी भी मोमेंट पे इस पे कितने फोर्सेज हैं, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस? तुम कहोगे सर एक है mg और एक है n। नॉर्मल। और हमें निकालना है कि ब्लॉक यहां से पॉइंट A से पॉइंट B पहुंचा, mg ने कितना वर्क किया है और n ने कितना वर्क किया है, ये हमने सवाल दे दिया। What is work done by mg force? What is work done by normal force? तो हम अच्छे से समझते हैं। जब हम mg की बात करें तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स है क्या कांस्टेंट फोर्स? यस, एक्शंस डाउनवर्ड मैग्नीट्यूड mg। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो मैं ये डायग्राम में इसमें डेटा भी बताता हूं। ये सपोज L लेंथ है, ये सपोज H लेंथ है। कुछ बच्चों को आता होगा आंसर, बट मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। तो वर्क डन बाय mg, कोई कहेगा सर mg वेक्टर और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले मैं वेक्टर से समझाता हूं। mg वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड है mg, और इस डायरेक्शन को ले लेते हैं माइनस जे कैप डॉट एस वेक्टर। किसी को दिख रहा है? ये है एस वेक्टर। सो ये वेक्टर को लिख सकते हैं h माइनस जे कैप प्लस एल आई कैप। h माइनस जे कैप प्लस एल आई कैप। मानसी बताओ ये समझा क्या ये वाला टर्म? यस सर, समझा।
अब डॉट प्रोडक्ट में देखो j डॉट j 1, j डॉट i 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा mgh। बट मैं कहूंगा इतना क्यों लिखना, मैं ऐसे समझाता हूं। मैंने इसको लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फोर्स के डायरेक्शन पे, फोर्स का डायरेक्शन यही है। कैन वी से कि h इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं mg का फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में h है, इसी डायरेक्शन में, इसलिए mgh। दूसरे तरीके से भी समझ में आया? यस सर। वर्क डन बाय नॉर्मल, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि नॉर्मल जो है वो अलग पॉइंट पे अलग होगा, वेरिएबल है, नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, अलग पॉइंट पे अलग है, और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है, हमें नहीं पता। लेकिन अच्छी बात यह है, बड़ा अच्छी बात यह है कि नॉर्मल इधर और डिस्प्लेसमेंट देखो किधर होगा, टेंजेंशियल। डिस्प्लेसमेंट तो सरफेस के लॉन्ग होगा, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां भी एंगल 90, यहां भी 90, यहां भी 90। एट एवरी पॉइंट नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 है ना। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 0। अच्छे से समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, क्यों 0 लिखा, क्योंकि सर नॉर्मल तो सरफेस के नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, इनके बीच में एंगल तो 90 है, तो ये लिख लो। अब ये सवाल दिया है कि एक एलिवेटर में एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, एक्सेलेरेशन a से ऊपर जा रहा है, at t equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट t सेकेंड। तो देखो वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए टेंशन का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। क्योंकि a कांस्टेंट है तो t जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, और t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट सपोज s हुआ है, t इंटू एस, t लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होने वाला है, तो थीटा 0 है। क्या सही लिखा? हाँ। तो t निकालना है, अब ये तो न्यूटन लॉ से आएगा। t क्या है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे इसका एफबीडी, t ऊपर mg नीचे, एक्सेलेरेशन है a, तो लिखेंगे t माइनस mg नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू a। डिस्प्लेसमेंट s क्या हो जाएगा, u 0 है तो सिंपली हाफ a t स्क्वायर। सो वर्क डन आ जाएगा t का वैल्यू m g प्लस a, s का वैल्यू लिख लिया हाफ a t स्क्वायर। किसी के पास बुकलेट है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है, फर्स्ट ट्रू आ रहा है। ऐसा ही ये 17 सवाल है, इसमें 17 17 ट्राई कर लेना।
अगर 15 की बात करें तो 15 हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। का एक बॉल को रिलीज कर दिया तो ग्रेविटी ने, अच्छा चलो यहाँ पे पहले बताता हूँ इसी सवाल में। अगर मैं पूछता व्हाट इज द वर्क डन बाय mg इन फर्स्ट t सेकेंड टेंशन के जगह पे, तो क्या आंसर लिखते हैं इसी सवाल में? कहोगे सर mg का फोर्स तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन रहता है mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हाफ at², लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, सो cos 180 तो sin, -1 तो सबको समझ में आ गया एमबी बैच, क्योंकि तुम्हारे लिए नया है। और एमबी बैच 15 सवाल में देखना कि हम काइनेमेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एक बॉल को ड्रॉप किया है तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में कितना किया है ये बताना है। इसको ड्रॉप कर दिया तो जो भी वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज mg का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट में नीचे। तो W1 इज टू W2 इज टू W3 पूछा है। मैंने शायद सवाल फास्ट बोल दिया। सवाल ये था कि बॉल को ड्रॉप किया तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया उसका रेशियो बताना। तो मान लो फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट s1, सेकेंड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट s2 और थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट s3, तो वर्क डन का रेशियो हो जाएगा mg, फोर्स तो कांस्टेंट है बच्चों, mg s1 mg s2 इज टू mg s3, क्योंकि सब में mg ही है तो ये हो जाएगा s1 इज टू s2 इज टू s3। और ये काइनेमेटिक्स में हमने सिखाया था। क्या रेशियो आता है किसी को याद है क्या? वन इज टू 3:5। क्या बात है। और एक सवाल होता था कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, उसका होता है 1:4:9। और ये 2 सेकेंड नहीं है, ये सेकेंड सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड -1 सेकेंड। आई होप कि ये क्लियर। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरी करेगा तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में एक केस ले रहा हूं, स्पेशल केस स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ये बहुत जगह यूज आता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज आता है। और स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ होता है बच्चों, उस समय वो कोई फोर्स नहीं लगाता है। नेचुरल लेंथ से आइदर इलोंगेट करो या कंप्रेस करो x डिस्टेंस से, तो वो कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स कितना होगा? F = kx। लेकिन यहाँ पे हम माइनस साइन कहे थे कि माइनस साइन होता है और वो माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो फोर्स इधर है, मैग्नीट्यूड में यही है। अब बताओ इसको अगर मान लो यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेके देखना, वी विल लर्न हियर टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशंस यहां से तुम सीखना शुरू करोगे। तो यहां से x से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन कितना किया स्प्रिंग ने, और क्यों छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले ले रहे हैं?
क्योंकि अगर हम एफ डॉट एस लिख दिया तो एफ क्या लिखेंगे, अलग अलग पॉइंट पे एफ अलग है, तो हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और वैसे वैसे सारे वर्क डन को ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। एफ हो गया के एक्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 180 का, तो विल पुट माइनस। और ये क्या लिखा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये छोटा सा वर्क डन है, अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। और हमें निकालना टोटल वर्क डन जब स्प्रिंग को यहां से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इलोंगेट किया। कोई भी जनरल एक्स ही लेते हैं, जीरो से लेकर के कोई भी एक्स। तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स का माइनस के, कांस्टेंट है इसलिए बाहर एक्स डीएक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां कर रहे हैं, तो जीरो से एक्स, तो जीरो से एक्स। जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लिमिट पुट कर देंगे। दिस इज द वर्क डन राशि। तुम्हारा सवाल एकदम सही था कि सर जब हम इलोंगेट करेंगे, नेचुरल से इलोंगेट करेंगे तो निगेटिव होगा, लेकिन अगर इलोंगेटेड है वहां से नेचुरल लेंथ में आएगा तो स्प्रिंग विल डू पॉजिटिव वर्क। यहाँ पे हमने जो माइनस लिखा है तो हमने लिखा है यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग इन इलोंगेशन एक्स फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से इलोंगेट किया है। समझा राशि? हाँ अगर एक्स इलोंगेशन ऑलरेडी है और वहां से नेचुरल लेंथ में आएगा तो वही वर्क डन क्या हो जाएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर जाएगा। हाँ ओके, हाँ सर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चीज को भी समझा देते हैं कि अगर ये नेचुरल लेंथ में है और इसको कंप्रेस किया बच्चों, नेचुरल लेंथ से इसको कंप्रेस किया है, तो भी फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स लिखेंगे, और फोर्स अब होगा इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसी में हम लिख लेते हैं इलोंगेशन और कंप्रेशन, दोनों में आंसर यही रहेगा। किसी को डाउट तो पूछ लो। तो देखो इसमें भी कुछ करना नहीं है, हमारा जो रिजल्ट अभी निकाला था ना डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस के एक्स डी एक्स, अभी भी यही एक्सप्रेशन रहेगा, सिर्फ लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्स स्टार्टिंग में कितना है, एक्स नॉट, और फाइनली कितना है, 2x नॉट। तो इसमें आ जाएगा ये k कांस्टेंट बाहर x dx का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और सिर्फ लिमिट पुट कर देंगे x नॉट टू 2x नॉट, और ये आंसर आ जाएगा हाफ k, ये हाफ बाहर के बाहर, और ये हो जाएगा 2x नॉट का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आता है तुम्हें 3/2 k x नॉट स्क्वायर।
इसी रिजल्ट को मेडिकल में एज इट इज पूछा जाएगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा जा है। ये तो एक्सप्रेशन पूछ दिया, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक स्प्रिंग है जिसको हमने x0 इलोंगेट किया और वर्क डन हुआ है W1, फिर फर्दर x0 के लिए पहला x0 के लिए W1 और फर्दर x0 के लिए W2, तो W1 अपॉन W2 क्या होगा? तो देखो W1 क्या आया था, -12 k x0 स्क्वायर, और W2 कितना आया, -3/2 k x0 स्क्वायर। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। लेकिन ये रट्टा मार लिया, लेकिन एग्जाम अगर आ गया x0 के लिए W1 और 2x0 के लिए, फर्दर नहीं, टोटल 2x0 के लिए W2, तो उस केस में ये 0 से 2x0 का हो गया, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान देना क्या पूछा। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे वर्ग निकालते हैं वेरिएबल में, हम इंटीग्रेट करते हैं, और वेरिएबल है तो इंटीग्रेशंस को बाहर नहीं ले उसको बाहर नहीं ले सकते वेरिएबल को, और सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने इतना पढ़ा दिया और कोई सवाल आ गया कि सपोज f इज इक्वल टू है kx क्यूब, kx टू द पावर 3, तो 0 से x डिस्टेंस ले जाने में कितना वर्क डन करेगा? कोई ऐसा स्प्रिंग है जो सपोज kx क्यूब या kx स्क्वायर या k रूट x दे दिया, तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। कैन यू फाइंड दिस वर्क डन? If f is equal to kx cube, then find work done for the displacement x from x is equal to 0. Anyone? So question repeat करो. मैंने कहा force is kx cube. Find the work done by this force for displacement x is equal to 0 to x. मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को दिक्कत आएगी इसमें। और ये डायरेक्शंस मतलब पॉजिटिव दिया तो इधर ही है, स्प्रिंग में तो मुझे पता था कि इधर है। सो लिमिट कहां पुट करेंगे, 0 to x, क्या हो जाएगा आंसर, k बाहर 4. x4/4, लिमिट 0 to x, k/4 into x to the power 4। क्या दिक्कत है इसमें? मैंने अगर दे दिया f इक्वल टू सपोज दे दिया 7x minus x square, find the work done for the displacement x is equal to 1 to x is equal to 3। क्या नहीं निकल पाएगा? दर्शिता जैन, क्या ये सवाल दिया हुआ x is equal to 1 से x is equal to 3 के लिए वर्क डन निकालना है? वर्क डन इज इक्वल टू f dx का इंटीग्रेशन, तुम लोगों ने तो पढ़ा है। क्या हो जाएगा, 7x² by 2 minus
एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट पुट कर देंगे 1 2 कितना 3। मैं आगे नहीं सॉल्व करूंगा, खुद से कर लेना। गुड, अपूर्व पाटिल ने इतना मेहनत की, सही बताए। बच्चों सेक्शन बी में क्वेश्चंस 4, इसको मैं थोड़ा करता हूं लेकिन ये थोड़ा टफ होगा। जिनके पास बुकलेट है वो निकाले। सेक्शन बी सवाल नंबर 4 कह रहा एक्स दिया हुआ है, अब ये जो सवाल है इसमें देखो टी का फंक्शन दिया हुआ है एक्स, अब फोर्स तो दिया नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, और वो भी एम ए फोर्स वेरिएबल आएगा। फोर्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, इसका मास दिया हुआ पार्टिकल का मास कुछ दिया हुआ 3 ग्राम काइंड ऑफ थिंग। डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार तो एक्सेलेरेशन निकलेगा, और एक्सेलेरेशन मुझे जहां तक ये दिख रहा है कि वो वेरिएबल होगा, टी का फंक्शन आएगा, है ना। तो फिर एक्सेलेरेशन को हम एफ करना पड़ेगा और थोड़ा मुश्किल होगा ऐसे सॉल्व करना। तो इसका मैं दूसरा मेथड बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं वर्क डन, और अभी थोड़ी देर में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। जस्ट थोड़ी देर में इस पे आएंगे। तो ये फोर्थ सवाल अभी नहीं करना है, बाकी तुम इसके सारे सवाल कर सकते हो। तो ये सेक्शन बी में फोर्थ के अलावा सारे सवाल हो जाएंगे। फिफ्थ सवाल के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं। तो अगर सपोज कोई फोर्स दिया हुआ है और एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, वर्क डन थ्रू द ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, एफ और ये एक्स। कह रहा है कि सपोज एक्स 0 पे फोर्स लग रहा है एफ नॉट, फिर फोर्स बढ़ रहा है, फिर एक्स नॉट तक कुछ हो गया 2 एफ नॉट, फिर फोर्स कांस्टेंट हो गया। तो अगर इस ग्राफ में पूछे कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2x नॉट में फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, ओके। तो मुझे पता है वर्क डन होता क्या है, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। और ये अभी बात कर, जब ऐसे ग्राफ दिया रहेगा ना तो वो 1 डायमेंशनल के लिए रहेगा, ठीक है ना, 1 डायमेंशनल की बात रहेगा।
एंगल पे नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर लग रहा है। हाँ, जिसे अगर मान लो ये देखो F पॉजिटिव X पॉजिटिव, लेकिन अगर मान लो ग्राफ नीचे चला गया तो F निगेटिव हो जाएगा X पॉजिटिव, तो उस केस में 180 डिग्री एंगल रहेगा, इस केस में एंगल 0 डिग्री। तो ये इंटीग्रेशन में बताया था बच्चों y इंटू dx होता था, तो एरिया अंडर द कर्व देता था, F dx का इंटीग्रेशन विल गिव एरिया अंडर द कर्व। सो दिस इज एरिया अंडर F वर्सेस X ग्राफ। तो ये एरिया निकाल दोगे। अब ये एरिया निकालने तुम्हें आता है ज्योमेट्री से, जैसे भी कर लो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो मैंने ये बता दिया आइडिया। अगर ये ग्राफ नीचे होता तो ये वाला एरिया सपोज, इसके बाद सपोज फोर्स ऐसा हो जाता, तो उस केस में ये एरिया आप पॉजिटिव लेते और ये फोर्स निगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, तो ये एरिया हो जाएगा निगेटिव। समझा मेरी बात को? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम लोग कर लोगे, और 5 में तुम्हें एक चीज और सीखने को मिलेगा, हमने बताया नहीं है। अगर फोर्स दिया हुआ है SI यूनिट में न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है SI यूनिट मीटर में, तो वर्क डन जो आता है वो बताया था जूल में होता है। लेकिन देखो 5th सवाल में अगर CGS यूनिट में है, CGS यूनिट में फोर्स का क्या बोलते हैं यूनिट? तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे, 10th में या नहीं पढ़े हो? डाइन होता है ना? इन CGS यूनिट का क्या होता है वो बताता हूं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना? सेंटीमीटर हो गया लेंथ का यूनिट, ग्राम हो गया मास का यूनिट, और ये S हो गया सेकंड, टाइम का यूनिट। CGS हो SI यूनिट हो, टाइम का सेम ही है। और डिस्प्लेसमेंट फिर किस में लेंगे? सेंटीमीटर में लेंगे। तो उस केस में वर्क डन जो आएगा वो किस में आ जाएगा? बहुत बढ़िया, तुम लोग तो ज्यादा जानते हो मेरे से। तो सवाल नंबर 5 तुम लोग कर लोगे। आज तो कुछ नया पढ़ाया नहीं, तो अभी स्टार्ट करता हूं। हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्चुअली मैं कभी वर्क एनर्जी थ्योरम से यहीं से स्टार्ट करता हूं। तुम्हारे में मैंने पहले वर्क डन डिफाइन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर दिया, बहुत सारे बैच में मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं न्यूटन्स लॉ से। तो बस शॉर्ट में समझा रहा हूं, मेडिकल के लिए बहुत जरूरी नहीं है। न्यूटन्स लॉ में हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और अभी मैं समझा रहा हूं 1D के लिए, और वैसा ही होगा 2D के लिए। ये न्यूटन्स लॉ है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सेलेरेशन का F by m आ जाएगा। एक्सेलेरेशन को हम लोग लिखते हैं dv by dt, और dt को इधर लेके आ जाओगे, अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुन लो। dt को इधर लेके आ जाओगे तो dv m इंटू dv इक्वल टू हो जाएगा f dt। इसको इंटीग्रेट कर लोगे। सुनना बच्चों, अगर f स्पेशली MR बैच, अगर f टाइम का फंक्शन है तो ये इंटीग्रेट कर लेंगे। किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, वो अगर टाइम का फंक्शन है तो हम इंटीग्रेट करेंगे dt है। लेकिन प्रैक्टिकली जो फोर्स लगता है बॉडी पे,
वो मोस्टली टाइम का फंक्शन नहीं होता है, वो मोस्टली होता है पोजीशन का फंक्शन, डिस्टेंस का फंक्शन। जैसे स्प्रिंग फोर्स, कितना डिस्टेंस है, कितना लॉन्गिट्यूड है, kx, टाइम से डिपेंड नहीं कर रहा। तुम लोग बाद में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तो हम डिस्टेंस अर्थ से नजदीक लेते हैं, 100 मीटर 200 मीटर, तो mg कांस्टेंट फोर्स है। बट अगर लार्ज डिस्टेंस लेंगे तो वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना, 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कूलम्स फोर्स q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या ओरिएंटेशन है, क्या डिस्टेंस है, क्या पोजीशन है, इस पे डिपेंड करता है प्रैक्टिकली। तो अगर फोर्स पोजीशन का फंक्शन है तो हम dt लिखेंगे, तो ये x और ये dt इंटीग्रेट नहीं होगा, एक ही वेरिएबल में रखने हैं, सबको डिस्प्लेसमेंट में रखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम a को चेन रूल से, मानसी शायद तुम्हें नहीं पता हो, a को ऐसे भी लिखते हैं v इंटू dv बाई dx या ds, x है तो dx लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। जब ऐसे लिख लिया तो क्या हो जाएगा, f इंटू ds, ये ds को इधर लेके आ जाओ, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या आ जाता है m, और ये हो जाता है v स्क्वायर बाई 2, तो 2 को इधर ले लिया, और ये हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और ये हो जाता है f ds का इंटीग्रेशन। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं। तो ये हो जाता है बच्चों हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू f ds, और ये f जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है। तो देखो कहां से चले हम, न्यूटन्स लॉ से चले, और किस रिजल्ट पे पहुंच गया, इस रिजल्ट पे। तो अब समझना कि हमने f इंटू ds को, f इंटू dx को क्यों ऐसा डिफाइन किए, क्यों f इंटू dx लिखे थे। देखो ये एक्सप्रेशन में आ रहा, इसी को हमने कहा था वर्क डन, लेकिन इस सवाल में वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स है, और ये टर्म जो आया था, ये टर्म हमें अपीयर हो रहा है, इसी को हमने डिफाइन किया काइनेटिक एनर्जी। समझा क्या? यस सर। न्यूटन्स लॉ से ही आगे बढ़े, उसी को थोड़ा सा लिखा, डिराइव किया आगे, तो ऐसा एक्सप्रेशन आया। तो ये कोई लॉ नहीं है, ये क्या किया, न्यूटन्स लॉ से डिराइव किया है। जब कोई चीजें बेसिक लॉ से डिराइव करके कुछ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं थ्योरम। और जो लॉ है वो नेचर का लॉ है, वो ऐसा होता है, उसको डिराइव नहीं किया जा सकता, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। उसका प्रूफ क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है, इसलिए उसको लॉ बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ। ये होता है, ये फैक्ट है। सो आई थिंक लॉ थ्योरम में भी डिफरेंस तुम्हें पता चल गया होगा। तो देखो ये जो लिखा एक्सप्रेशन वो किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में। तो इसी को बोलते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy is equal to work done by resultant force, है ना। ये तो 1D के लिए लिखा, और इन जनरल केस इसी वर्क डन को जब हम F इधर हो, एंगल पे होगा, तो उस केस में लिखेंगे हाफ m, और काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है,
डॉट प्रोडक्ट में लिखे F डॉट ds, दिस इज द वे वर्क डन इज डिफाइंड जनरल केस में 3D में। रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये समेशन होगा बहुत सारे फोर्सेस का, हो सकता है F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। तो रिजल्टेंट फोर्स जितने का भी समेशन सब लिख देंगे। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, एकदम ध्यान से देखना। लिखेंगे F1 डॉट ds प्लस F2 डॉट ds प्लस F3 डॉट ds। F1 डॉट ds को बोलेंगे वर्क डन बाय द फर्स्ट फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स प्लस वर्क डन बाय थर्ड फोर्स प्लस सो ऑन। So we can state work energy theorem as change in kinetic energy is equal to work done by resultant force, या change in kinetic energy is equal to summation of work done by all individual forces। क्या ये बात समझ में आई? वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे स्टेट करेंगे? Change in kinetic energy is equal to summation of work done by all individual forces acting on the body। इसमें से कुछ फोर्स पॉजिटिव हो सकता है, कुछ फोर्स निगेटिव हो सकता है, कुछ फोर्स फोर्स नहीं, वर्क डन, कुछ वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, कुछ निगेटिव हो सकता है, कुछ जीरो भी हो सकता है। तो जो निगेटिव उसको निगेटिव रखेंगे, जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव रखेंगे, है ना। अगर ये टोटल सबका समेशन पॉजिटिव हो गया तो हम लोग कहेंगे कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है। अगर इस सबका समेशन निगेटिव हो गया तो बोलेंगे कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी घटा है, डेल्टा के निगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। और अगर सबका वर्क डन जीरो रहा है तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहा। तो क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सुनना, अब देखो एक सवाल जो हमने अभी अभी एक्सरसाइज सेक्शन बी में से छोड़ा था, उसमें कहा था वर्क डन निकालना है, और मैंने कहा कि वर्क डन जब निकालने के लिए दिया था तो उसमें फोर्स तो दिया ही नहीं था। फोर्स निकालना, फोर्स निकाल भी सकते थे, वो टाइम का फंक्शन आ रहा था, वेरिएबल था, जस्ट अभी जो हम बात कर रहे थे। तो वर्क डन निकालना इधर से बड़ा मुश्किल था F डॉट ds से, लेकिन मुझे पता है रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे ये डायरेक्टली F डॉट ds से नहीं निकल रहा है, लेकिन मुझे ये निकालने आता है, तो हम यही निकालेंगे और बता देंगे दिस इज द वर्क डन, नेट वर्क डन। ओके, तो सेक्शन बी का मैं बता रहा हूं, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 9 ये तुम कर लोगे। उसमें से एक मैं बता देता हूं, तुम अपने नोटबुक में भी लिखते जाना। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 आज ही करना है। मैं एक सवाल कर देता हूं 4, ठीक है। क्या सवाल था? x इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। कह रहा है t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना वर्क डन किया है, अगर मास जो है वो 3 ग्राम दिया है। तो हम यही टेक्निक यूज करेंगे। कौन सा टेक्निक? ये वाला, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। अब मेरा टारगेट हो गया vf और vi निकालना है। तो वेलोसिटी निकालना, ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट
सो v इक्वल टू होता है dx by dt, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। किससे पूछूं, रुको, जिस पे मेरा कर्सर रुक जाएगा। शुभम गावित, शुभम माइक ऑन करके बोलो dx by dt क्या होगा। श्रीनिवास जोशी, यस कोई तो बोले जल्दी। शुभम गावित तो एग्जिट हो गया। नेटवर्क इशू बड़ा परेशान करता है। श्रीनिवास तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही है। रोहन ने बता दिया है। चलो यार, टाइम पास हो रहा है मेरा तो मैं ही बताता हूं। रोहन ने बता दिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 3, हो जाएगा -4 इंटू टी स्क्वायर का 2t और प्लस टी क्यू का 3t स्क्वायर। स्नेहल महाजन, डोंट वरी, ये तुम्हें नहीं आता होगा। शुभम बाशिने ने भी बता दिया। 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी। बट वेलोसिटी फाइनल चाहिए vf। अगर स्नेहल बताना कि ये अगर आता है एक्सप्रेशन तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए। 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लोगे। vi चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो vf आ गया, vi आ गया, तो हाफ इंटू 3, m दिया हुआ 3 ग्राम, तो 3 ग्राम 10⁻³ इंटू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻³ vf कोई बताए कितना आ रहा है। 361. vf का स्क्वायर 361, हाँ 361 माइनस 9. 9 है ना, कितना हो जाएगा 352। तो हाफ इंटू 3 इंटू 352 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को ऐसे लिख सकते हैं इतना जूल, -3 को हटा देंगे तो समथिंग मिली जूल। सो वी विल फाइंड आंसर। बस 2-3 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, एग्जैक्ट 9 पे छोड़ दूंगा मैं। तो बच्चों जो पिछला सवाल लिया था ना वैसे ही ले रहा हूँ, बट कुछ डेटा दे देता हूँ।
एक ब्लॉक है टॉप मोस्ट पोजीशन से छोड़ दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एकदम अच्छे से समझ के जाने इस सवाल को। अच्छा, एक ब्लॉक है 2 kg का, इसको यहां से रिलीज किया और ये स्मूथ सरफेस पिछले सवाल में दिया था, बट यहाँ पर मैं देता हूँ रफ सरफेस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं दिया और कहा जब ये रिलीज किया देन इट रीच एट दिस पोजीशन विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू सपोज 3 मीटर पर सेकंड। लिखो, a block is released from top position A and reach at bottom position B with velocity 3 meter per second. Find work done by friction for the motion A to B। ये आज का लास्ट सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम यहां लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा था? समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। तो देखो मैं ऐसे भी लिखता हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब वर्क डन बाय कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है? mg। और कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। अभी ये स्टार्ट किया तो सब लिखता हूं मैं, प्लस और कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। क्या डेल्टा के मुझे पता है? हाफ m फाइनल वेलोसिटी 3 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा के। वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल तो मुझे पता है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर वर्क डन बाय mg हम निकाल लिए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मुझे निकल जाएगा, और ये निकालने हमने सिखाया है।